जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी उत्कर्ष चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग खान सर का नोट्स के बारे में देख रहे हैं। तो खान सर का नोट्स, उसमें हम लोग विषय केमिस्ट्री चूज किए हैं और हम लोग केमिस्ट्री को का जो नोट्स है उसको हम लोग स्टार्टिंग से देखना चाहते हैं। दोस्तों, सब चलते हैं हम लोग अपना टॉपिक की ओर। तो पदार्थों का वर्गीकरण। तो पदार्थ को हम लोग दो भाग में डिवाइड किए हैं, भौतिक आधार पर और रासायनिक आधार पर। तो भौतिक आधार पर हम लोग तीन भाग में फिर डिवाइड किए हैं, ठोस, द्रव और गैस। और रासायनिक आधार पर दो भाग में, सिर्फ शुद्ध या तो अशुद्ध। तो शुद्ध जो होगा तो या तो वो तत्व होगा या यौगिक होगा, और तत्व जो होगा वो तो धातु होगा, अधातु होगा या उपधातु होगा। और यौगिक जो होगा वो कार्बनिक होगा या अकार्बनिक, यानी कार्बन का मात्रा होगा या फिर बिना कार्बन का होगा। और अशुद्ध यानी मिश्रण, तो अशुद्ध क्या होगा, समांगी होगा या विषमांगी होगा। तो हम लोग सबसे पहले भौतिक आधार पर जो तीन भाग में डिवाइड किए हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो सबसे पहले हम लोग ठोस की ओर चलते हैं। ठोस वे पदार्थ हैं जिनका आकार तथा आयतन दोनों ही निश्चित रहता है, जैसे पत्थर, लकड़ी और लोहा। द्रव वे पदार्थ है जिनका आयतन तो निश्चित होता है किंतु आकार निश्चित नहीं होता है, जैसे दूध, पानी और डीजल। गैस वे पदार्थ है जिनका आकार तथा आयतन दोनों ही अनिश्चित होता है, जैसे ऑक्सीजन, मीथेन, गोबर गैस। रिमार्क में दिया हुआ है कि त्रिक बिंदु वैसा तापमान होता है जिस पर ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था एक साथ पाई जाती है। तो हम लोग बर्फ लेते हैं तो बर्फ ठोस होता है। बर्फ को हम पर यदि हम लोग हीट देते हैं तो वो जल में मतलब बदल जाता है, तो वो द्रव हो गया। और जल में हीट देते हैं तो वाष्प में बदल जाता है, वो गैस हो गया। इसका भी रिवर्स प्रोसेस होता है। पदार्थों की तीन अवस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, यानी ठोस, द्रव और गैस का। तो आप लोग को मालूम होगा कि घनत्व यानी सबसे ज़्यादा सघन कौन होता है, ठोस, उसके बाद द्रव और उसके बाद गैस। यानी घनत्व सबसे ज़्यादा ठोस में, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में। आणविक आकर्षण बल सबसे ज़्यादा ठोस में, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में। प्रसार यानी प्रसार सबसे ज़्यादा गैस में होता है, उसके बाद द्रव, उसके बाद ठोस। विसरण तो सबसे ज़्यादा गैस, उसके बाद ठोस, और सबसे कम यानी सबसे ज़्यादा गैस, उसके बाद द्रव और सबसे कम ठोस में। गतिज ऊर्जा तो सबसे ज़्यादा गैस में होता है और सबसे कम ठोस में। अंतराण्विक स्थान सबसे ज़्यादा गैस में और सबसे कम ठोस में होता है। नेक्स्ट है, इन तीनों अवस्थाओं के अतिरिक्त पदार्थ की दो और भी अवस्थाएं होती हैं, जैसे प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन। तो मतलब तीन तो हो गया, ठोस, द्रव, गैस, चौथा प्लाज्मा और पांचवा बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। पूरा याद रखिएगा दोस्तों। तो प्लाज्मा जो होता है यह पदार्थ की चौथी अवस्था होती है। इसमें उच्च ताप पर परमाणु आयनिक होकर गैसीय अवस्था में आ जाते हैं। इसमें कण अति ऊर्जावान तथा उज्ज्वलित होते हैं। सूर्य तथा तारों में ईंधन प्लाज्मा अवस्था के कारण होती है। उसके बाद है बोस-आइंस्टीन। तो यह पदार्थ की पांचवी अवस्था है। आप लोग यहाँ पे दिया हुआ है पांचवा अवस्था। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे हम लोग ले लिए कि परमाणु संरचना, यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो सर्वप्रथम परमाणु संरचना के बारे में जानकारी भारतीय विद्वान कनाद ऋषि ने दिया था। जॉन डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने विस्तृत रूप से परमाणु संरचना की जानकारी दी। इन्होंने परमाणु संरचना का जनक कहा था। इन्होंने एटम यानी परमाणु शब्द दिया और कहा कि परमाणु को तोड़ा नहीं जा सकता है। आधुनिक समय में डाल्टन ने सिद्धांत को काट दिया। आधुनिक समय में डाल्टन के सिद्धांत को काट दिया गया और परमाणु को इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो और मेसोन पाई मेसोन। दोस्तों याद रखिए, यहाँ पे मेसोन अलग है और पाई मेसोन अलग है, ईटीसी में तोड़ दिया गया। परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन, प्रोटॉन पाया जाता है, जबकि इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगाता है। मतलब परमाणु का जो नाभिक होता है तो उसके मतलब बाहर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, और अंदर में क्या होता है, न्यूट्रॉन और पॉजिट्रॉन होता है।
यानी न्यूक्लियस में होता है। मौलिक कण, तो मौलिक कण या उसको हम लोग मूल कण बोलते हैं, वैसे कण जिनका निर्माण किसी अन्य कण से नहीं हुआ है मूल कण कहलाते हैं। मूल कण दो प्रकार के होते हैं, अस्थायी कण या अस्थायी कण। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये क्या है? अस्थायी कण है। तो ये क्या है? अस्थायी कण है। कौन कौन? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और मेसॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रॉन ये सब क्या है? एक अस्थायी कण है। परमाणु का आकार गोलाकार होता है। तो दोस्तों परमाणु के अंदर में क्या होता है? तो बाहर में होता है इलेक्ट्रॉन, और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या होता है? न्यूक्लियस में यानी अंदर में होता है। उसके बाद परमाणु का आकार गोलाकार होता है, जिसके बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। परमाणु के केंद्र को नाभिक कहते हैं, जिसमें क्या होता है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है। तो नाभिक धन आवेशित होता है। परमाणु का कुल द्रव्यमान नाभिक में ही पाया जाता है। नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किया था। नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन, प्रोटॉन पाए जाते हैं। नाभिक के अंदर पाए जाने वाले इन कणों को सामूहिक रूप से न्यूक्लियन कहते हैं। मतलब नाभिक में जो पाया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियन बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियन नहीं है, क्योंकि वो नाभिक के बाहर पाया जाता है, क्योंकि यह नाभिक के बाहर पाया जाता है। परमाणु की त्रिज्या को क्या बोलते हैं हम लोग? एंगस्ट्रॉम। तो परमाणु की त्रिज्या कितना होता है? 10⁻⁻10 मीटर, यानी एंगस्ट्रॉन होता है, 1 एंगस्ट्रॉन होता है। और नाभिक की त्रिज्या को फर्मी यानी एफ में मापा है। तो नाभिक की त्रिज्या कितना होता है? 10⁻5 मीटर होता है, जिसको हम लोग 1 फर्मी बोलते हैं। यानी 1 फर्मी बराबर बोल सकते हैं कि 10⁻5 मीटर, और 1 एंगस्ट्रॉन बराबर 10⁻10 मीटर। परमाणु त्रिज्या यानी नाभिक की त्रिज्या में 1,00,000 यानी 10⁵ गुना अधिक होता है। परमाणु त्रिज्या नाभिक के त्रिज्या से लगभग यानी नाभिक के त्रिज्या से 1,00,000 गुना अधिक होता है। उसके बाद परमाणु मॉडल हम लोग देखते हैं। तो सर्वप्रथम परमाणु मॉडल जे थॉमसन ने दिया था। इन्होंने परमाणु को तरबूज के समान माना था, अतः इस सिद्धांत को तरबूज सिद्धांत या वाटरमेलन थ्योरी भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, इसके अनुसार तरबूज का लाल वाला भाग प्रोटॉन होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन तरबूज के बीज के समान बिखरे होते हैं। इनके द्वारा प्रोटॉन की बताई गई स्थितियां वास्तविकता से भिन्न थी। उसके बाद हम लोग रदरफोर्ड का मॉडल देखते हैं। तो इस मॉडल को अल्फा प्रकीर्णन मॉडल भी कहते हैं। किसको? रदरफोर्ड मॉडल को। तो इसमें रदरफोर्ड ने रेडियम के अल्फा किरण को निकाला था और सोने की पतली परत पर प्रहार कराया था। निम्नलिखित जानकारियां ऐसी है। दोस्तों ये क्या है? इसमें ये नाभिक है। तो इसमें क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? चारों बगल क्या होता है? चारों साइड क्या होता है? चक्कर लगाता है। तो ये अल्फा कण जब रदरफोर्ड साहब लगाए थे, तो इसमें नाभिक में क्या होता है कि नाभिक ठोस होता है और उसके बाहरी भाग जो है ये खोखला होता है। तो इसमें क्या होता था कि इधर से मतलब सीधा चला जाता था, और जब नाभिक पे किया जाता था तो क्या होता है कि वो रिटर्न हो जाता था, या फिर वो सीधा नहीं, तिरछा, मतलब साइड में लगने के बाद वो तिरछा हो जाता था। अधिकांश अल्फा किरणें सोने की चादर को पार कर गई, अतः परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। कुछ अल्फा किरणें परमाणु के मध्य भाग से थोड़ी विचलित होकर निकल गई, अतः उन्होंने कहा कि परमाणु का मध्य भाग धनात्मक होता है। मध्य भाग यानी जहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। तो हम लोग को मालूम है कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है? नेगेटिव होता है, ऋणायन होता है। प्रोटॉन धनायन होता है, और न्यूट्रॉन क्या होता है? मतलब कोई चार्जिंग उस पर नहीं होता है। 20,000 में से एक अल्फा रे परमाणु के मध्य भाग से टकराकर वापस आ गई, अतः उन्होंने कहा कि परमाणु का मध्य भाग ठोस होता है, जिसे उन्होंने नाभिक यानी न्यूक्लियस नाम दिया। रदरफोर्ड के अनुसार परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन रहता है, जबकि इलेक्ट्रॉन बाहर चक्र लगाता है। मैक्सवेल का सिद्धांत अब हम लोग देख रहे हैं। इन्होंने विद्युत चुंबकीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया और बताया कि जब कोई कण
वृत्तीय मार्ग पर चक्कर लगाता है तो वह ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, अतः इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा, जिस कारण उसकी ऊर्जा धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी और इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाएगा, जिस कारण परमाणु का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। अतः मैक्सवेल ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को अस्थायी बतलाया। नेक्स्ट आया बोर बरी मॉडल। इसे नील्स बोर ने दिया था। इनके अनुसार परमाणु के केंद्र में नाभिक होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन बाहर वृत्तीय कक्ष में चक्कर लगाता है। जब इलेक्ट्रॉन अपनी मूल कक्षा में चक्कर लगाता है तो वह ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता है, अर्थात उसके ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जब कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर वाली कक्षा में जाता है, अर्थात निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में जाता है, तो वह बाह्य स्रोत से ऊर्जा ग्रहण कर लेता है, अर्थात उसकी ऊर्जा बढ़ जाती है। जब कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक के दूर वाली कक्षा से नाभिक के समीप वाली कक्षा में आता है तो वह ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, अर्थात उसकी ऊर्जा में कमी हो जाती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का खोजकर्ता आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जे थॉमसन। कब किया था? 1897 में। प्रोटॉन का गोल्डस्टीन 1919 में और न्यूट्रॉन का चेडविक 1932 में। उसके बाद इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो 9.8 × 10⁻³ kg होता है। प्रोटॉन का जो होता है 1.6725 × 10⁻27 kg होता है। और न्यूट्रॉन का जो होता है द्रव्यमान वो 1.6748 × 10⁻27 kg होता है। आप लोग को पता ही होगा कि इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है, प्रोटॉन पर धनावेशित होता है और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है। उसके बाद भार, तो भार यदि हम लोग देखते हैं तो सबसे ज़्यादा भार किसका होता है? न्यूट्रॉन का, उसके बाद प्रोटॉन का और उसके बाद इलेक्ट्रॉन का। और भेदन क्षमता भी किसका सबसे ज़्यादा होता है? सेम, सबसे ज़्यादा न्यूट्रॉन का, उसके बाद प्रोटॉन का और उसके बाद इलेक्ट्रॉन का। हम लोग प्रोटॉन की संख्या को ही परमाणु संख्या बोलते हैं, दोस्तों याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन इसकी खोज जे थॉमसन ने किया, इससे कैथोड किरण भी कहते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रॉन का याद रखिएगा, इसको हम लोग कैथोड किरण भी बोलते हैं। निरपेक्ष द्रव्यमान यानी इसका क्या होता है? 9.1 × 10⁻31 kg होता है। और उसके बाद सापेक्षिक द्रव्यमान क्या होता है? मतलब ये हो गया एब्सोल्यूट मास और ये रिलेटिव मास हो गया। तो ये 0.00054 AMU होता है। और आवेश कितना होता है? -1.6 × 10⁻19 कूलम होता है। तो इलेक्ट्रॉन का प्रोटॉन का सेम ही आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव में होता है और प्रोटॉन का पॉजिटिव में होता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन का रिमार्क में दिया हुआ है, इसको याद रखिए कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन का प्रोटॉन की तुलना में 1/1837 या 1/1840 होता है। इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा हमेशा क्या होती है? ऋणात्मक होती है। AMU का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एटॉमिक मास यूनिट होता है। AMU का क्या होता है? एटॉमिक मास यूनिट। परमाणु द्रव्यमान इकाई क्या होता है? तो कार्बन 12 जो होता है, तो कार्बन 12 के द्रव्यमान के 12वें भाग को 1 AMU कहते हैं। इसे U से भी व्यक्त किया जाता है। 1 AMU बराबर होता है 1.66 × 10⁻27 kg। उसके हम लोग प्रोटॉन लेते हैं, तो इसे एनोड किरण भी कहते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन को कैथोड, यहाँ पे एनोड किरण भी कहते हैं। इसकी खोज गोल्डस्टीन ने किया था, जबकि नामकरण कौन दिया था? रदरफोर्ड ने दिया था। तो इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन, प्रोटॉन का गोल्डस्टीन और न्यूट्रॉन का चेडविक। और प्रोटॉन का दोस्तों याद रखिए कि खोजकर्ता तो गोल्डस्टीन है, लेकिन नामकरण कौन दिया था? रदरफोर्ड ने दिया था। इसका सापेक्षिक द्रव्यमान कितना होता है प्रोटॉन का? 1.0072 AMU।
और निरपेक्ष द्रव्यमान कितना होता है 1.6725 इंटू 10⁻⁻27 kg। और आवेश क्या होता है इलेक्ट्रॉन के बराबर ही, लेकिन इस पे पॉजिटिव होता है। रिमार्क दिया हुआ है कि इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन पर आवेश की मात्रा समान होती है किंतु उनकी प्रकृति विपरीत होती है। आप लोग को पता है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है और प्रोटॉन पॉजिटिव होता है। इसीलिए न्यूट्रॉन, इसकी खोज चैडविक ने किया था। इस पर कोई भी आवेश नहीं होता है, इसी कारण इसकी खोज में अधिक समय लगा। इसका जो निरपेक्ष द्रव्यमान होता है 1.6748 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है और सापेक्ष द्रव्यमान कितना होता है 1.0086 AMU। और इसका आवेश 0 होता है क्योंकि इस पर कोई चार्ज ही नहीं होता है। इसका द्रव्यमान हाइड्रोजन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। किसका? न्यूट्रॉन का। रिमार्क, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन में न्यूट्रॉन अस्थायी गुण को दिखाने लगता है। उसके बाद है न्यूट्रिन। तो इसकी खोज पॉली ने किया था। इसका द्रव्यमान तथा आवेश शून्य होता है। मोसोन की खोज यूकोबा नामक वैज्ञानिक ने किया था। मोसोन और एक होता है बोसोन। बोसोन की खोज सत्येंद्र नाथ बोस ने किया था। उसके बाद हम लोग देखते हैं पॉजिट्रॉन के बारे में। यह एक इलेक्ट्रॉनिक यानी यह इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण, कौन? पॉजिट्रॉन क्या है? यह एक इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण होता है। इसकी खोज एंडरसन ने किया था और इसका जो निरपेक्ष द्रव्यमान होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg होता है। और आवेश कितना होता है यानी इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये क्या होता है धन आवेशित होता है, इसीलिए इसका आवेश क्या होता है पॉजिटिव होता है। रिमार्क, जब दो एंटी यहाँ पे दिया हुआ है कि जब दो एंटी पार्टिकल यानी प्रतिकण दूसरे की ओर गति करते हैं तो वे एक दूसरे को नष्ट कर देते। परमाणु संख्या, तो परमाणु क्रमांक जिसको बोलते हैं यानी एटॉमिक नंबर, तो इसकी खोज मोसले ने किया था। इसे हम लोग जैड से सूचित करते हैं। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को ही परमाणु संख्या कहते हैं। यह हमेशा पूर्णांक में आता है। जैसे परमाणु क्रमांक को याद रखिए कि हम लोग जैड से सुनिश्चित करते हैं और प्रोटॉन की संख्या जो होता है उसी को हम लोग परमाणु संख्या बोलते हैं। भले ही परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है किंतु इलेक्ट्रॉनों की संख्या को परमाणु संख्या यानी परमाणु क्रमांक नहीं कहते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन घटता बढ़ता रहता है। किसी उदासीन परमाणु के लिए यानी जैड यानी परमाणु संख्या, जैड क्या मतलब परमाणु संख्या को यानी परमाणु क्रमांक को हम लोग जैड से सूचित करते हैं। तो ये प्रोटॉन के बराबर होता है और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, याद रखिएगा। इसे इस फॉर्म में दिया जाता है कि सोडियम के नीचे 11 और ठीक ऊपर में 21 दिया हुआ है। तो ये नीचे 11 जो है ये क्या है प्रोटॉनों की संख्या, और पूछ लेगा कि जेड का वैल्यू यानी प्रोटॉनों की संख्या कितना होगा 11, और जितना प्रोटॉनों की संख्या उतना ही क्या इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 11। उसके बाद नेक्स्ट न्यूट्रॉनों की संख्या, तो ठीक ऊपर में जो दिया हुआ है 21, ये न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन दोनों है। तो प्रोटॉन की संख्या दिया हुआ है 11, इसमें से आप माइनस कर लीजिए तो आपको न्यूट्रॉनों की संख्या भी पता चल जाएगा। उसके बाद ठीक नीचे है आयनों के लिए परमाणु क्रमांक। तो आयन बनाने पर भी परमाणु क्रमांक में अंतर नहीं आता है किंतु आयन के लिए इलेक्ट्रॉन्स की संख्या परमाणु संख्या के समान नहीं होती है। आयनों के लिए इलेक्ट्रॉन बराबर परमाणु संख्या प्लस माइनस आवेश होता है। तो धनायन के लिए निगेटिव सब्सटेंस लेते हैं और ऋणायन के लिए पॉजिटिव मतलब यहाँ पे निगेटिव यानी सब्ट्रैक्ट करते हैं धनायन के लिए और ऋणायन के लिए ऐड करते हैं यानी पॉजिटिव। जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम का कितना होता है परमाणु संख्या 12 होता है और लगभग परमाणु भार जो होता है परमाणु संख्या का 2 गुना होता है, तो हम लोग 24 यानी 12 और 24। तो नेक्स्ट दोस्तों आप याद रखिएगा कि यहाँ पर हम लोग को परमाणु संख्या यानी प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉन का संख्या यानी न्यूट्रॉन का मतलब सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं
कि मतलब इसको हम लोग तोड़ लेते हैं। जैसे होता है कि 2 8 8 18 18 32, तो 2 8 10 होता है, तो 2 रिमेनिंग रहा, तो मतलब 2 यहाँ पे चार्ज होता है, डबल प्लस जो दिया हुआ है ये दोस्तों आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट यदि आप आगे पढ़िएगा अफवाहों का नियम, तो वहाँ पर आप लोग को पता चलेगा कि ये सब क्या होता है। परमाणु द्रव्यमान एवं यानी परमाणु द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या। तो परमाणु द्रव्यमान क्या होता है और द्रव्यमान संख्या क्या होता है, मतलब दोनों एक ही बात है। तो परमाणु द्रव्यमान बोले और द्रव्यमान संख्या बोले, यानी एटॉमिक मास। किसी नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या के योग को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मतलब ठीक ऊपर में जो लिखा रहता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, द्रव्यमान संख्या बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट दोस्तों ये सब वही समझाया गया है कि कैसे हम लोग प्लस माइनस करते हैं। थैंक यू दोस्तों, आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।